नवंबर का इंतजार सभी लोगों को है जब एमपी की 28 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे आएंगे। मगर जीत के दावे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। कोई बम्पर वोटिंग को अपना पक्ष में बता रहा है तो कोई समीक्षा करने के बाद ये दावा कर रहा है। प्लानिंग की कोई जरूरत ही नहीं, सरकार है, सरकार रहेगी और अब अच्छी चल रही है, देख ही रहे हो आप लोग। और जिस प्रकार से मतदान मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बम्पर वोटिंग ही इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी इन 28 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीत रही है। देखिए, चुनाव प्रबंधन कितना अच्छा रहा। यहाँ पर जितने लोग प्रबंधन के हमारे हैं उनके सबके चेहरे देख लो, आपको तो पता चल जाएगा कितना अच्छा रहा। साथ किसकी गिरी है 4 दिन बाद पता चल जाएगा। दिग्विजय सिंह की प्रतीक्षा करें 10 तारीख की। लोकतंत्र है, यहाँ जनता मत तय करती है। समीक्षा में ये बात सामने आई है, कोई ऐसी सीट नजर नहीं आ रही है जहां हम लोग पीछे हो। दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि आप आश्चर्यचकित मत होना जब 2800 सीटों पर कांग्रेस जीते। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे आज उतरे हुए हैं। कांग्रेस क्लीन स्वीप करने वाली है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार फिर बनेगी। तो दावे तो हो रहे हैं और ये बम्पर वोटिंग के आधार पर हो रहे हैं। आज हम 3 सीटों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें भिंड जिले की मेहगांव, गोहद और दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट शामिल हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में कई जगहों पर बम्पर वोटिंग हुई है और ये बम्पर वोटिंग ही अब राजनीतिक दलों के भीतर एक उत्साह जगा रही है। दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। और चलिए इन तीनों सीटों पर चर्चा के लिए हम रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय मांडगे जी की तरफ। विजय जी, किस तरह से देखते हैं इन तीनों सीटों पर हुए मतदान को और क्या लगता है जो भारी मतदान हुआ है? हालांकि दोनों तरफ से दावे हैं, कांग्रेस कहती है हमारे पक्ष में, बीजेपी कहती है हमारे पक्ष में, लेकिन इतिहास के आईने में अगर झांक के देखा जाए, क्या कुछ महसूस करते हैं? देखिए सोहेल, भारी बम्पर वोटिंग जो जिस तरीके से भारी मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग की बात की जा रही है तो कुछ सीटों पर हुई है, सभी सीटों पर इतना भारी मतदान नहीं हुआ है। और आज हम जिन 3 सीटों की बात कर रहे हैं, चूँकि हमारे पास भी मतदान प्रतिशत है और इसी के आधार पर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं जी। लेकिन सबसे पहले मैं मेहगांव सीट की बात करूं तो मेहगांव सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य तौर पर मुकाबला रहा। बीएसपी भी ज़रूर यहाँ उसने कैंडिडेट को उतारा था, लेकिन इस सीट पर हम देखें तो ये 2013 में जो वोटिंग प्रतिशत था उसके मुकाबले इस बार 2020 का जो उपचुनाव है उसमें वोटिंग प्रतिशत लगभग बराबर रहा है। 2013 में यहाँ करीब 61.74% मतदान हुआ था और अभी 2020 की बात करें तो 61.14%, बहुत कम अंतर रहा है। तो 13 का जो आंकड़ा है मतदान का वो 2020 के इस उपचुनाव में हमें नज़र आया है। और 13 में यहाँ से जो चौधरी राकेश सिंह है, कांग्रेस के नेता, उनके भाई चौधरी मुकेश सिंह, और वो बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे। तो एक दिलचस्प आंकड़ा है ये, और ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो मतदान प्रतिशत है वो किसके पक्ष में जाता है। हालांकि दोनों तरफ से प्रत्याशियों ने यहाँ पर अपने अपने तरीके से समीकरणों को साधने की कोशिश की है। आखिरी दौर में ये जो चुनाव था मेहगांव विधानसभा सीट पर, ये जातिगत समीकरणों में तब्दील होता हुआ नजर आया था और इसी वजह से चूंकि वहाँ ब्राह्मण और ठाकुर, ये जो दो वर्ग हैं वो मतदान को काफ़ी प्रभावित करते हैं, परिणामों को, और निर्णायक वोटर्स होते हैं। तो इसी वजह से चूंकि ओपीएस भदौरिया ठाकुर वर्ग से आते हैं तो उन्होंने अपने जो ठाकुर वर्ग के मतदाता हैं उनको लुभाने की भरपूर कोशिश की। हेमंत कटारे ब्राह्मण वर्ग से आते हैं तो उन्होंने अपने मतदाताओं को, इस वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। तो ये दोनों जो है वो निर्णायक है और इसी वजह से मेहगांव सीट पर जो मतदान प्रतिशत हुआ है। जी, अनिल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भिंड से वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या उनसे भी कुछ आंकड़े समझा जाना चाहिए हमें? आपके पास कोई सवाल जो आप टॉस करना चाहें? बिल्कुल अनिल शर्मा जी, मेरा ये सवाल है, चूंकि इस बार दल बदल कर ओपीएस भदौरिया ने चुनाव जीता था और जैसा कि इतिहास रहा है मेहगांव सीट का कि जिसने दल बदला उसको मेहगांव की जनता माफ़ नहीं करती है, ये हमने पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ। तो
तो क्या आपको इस बार लगता है, और ये जो वोटिंग परसेंट है वो ये क्या कहता है? चूंकि 2013 में जो वोटिंग परसेंट था वो इस बार लगभग उसी के मुकाबले ये वोटिंग परसेंट हुआ है। मालगीर जी, बिल्कुल आपने सही बात की। जो मेहगांव क्षेत्र का इतिहास है वो दल बदल को महत्व तो नहीं देता है, लेकिन इस बार कुछ स्थिति बदली हुई है। और दूसरी बात, आपने जो बात कही कि यहाँ एक क्षेत्र ब्राह्मण और ठाकुर जातिवाद की ओर गया, ये भी बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने जो कहा है। तो यहाँ पे जो मतदान हुआ है, अधिक मतदान, मुझे लगता है बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग का वोट केवल कांग्रेस की ओर गया है ऐसा भी नहीं है, कुछ वोट बटा है, अनुसूचित जाति वर्ग का भी वोट बटा है, अन्य जातियों के वोट बटे हैं। तो कांग्रेस के टक्कर में आने का यही कारण है, अनुसूचित जाति का वोट बसपा से हटके कांग्रेस की तरफ आया है, इसलिए कांग्रेस टक्कर में आई है। तो यहाँ क्या आप देखते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर बीजेपी कांग्रेस में ही नहीं, टक्कर रही है? बिल्कुल मुकाबला आमने सामने का है, भाजपा और कांग्रेस का है। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल। बसपा सोहेल इस बार जो है, जी, हाँ बताइए। अनिल जी आप मेरे साथ बने रहिए। सोहेल, मैं गोहद सीट की भी बात कर लेता हूं, पहले तो आंकड़े दे देता हूं, उसके बाद हम अनिल जी के पास जाएंगे, चूंकि भिंड की ये 2 सीटें हैं और गोहद में तो त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। शायद अनिल जी भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि गोहद के जो तीनों प्रत्याशी थे उनको नजरबंद कर लिया गया था। और यहाँ जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो 2008 में जो हुआ था मतदान यहाँ पर इस सीट पर, वो लगभग उसी के करीब रहा है। 2008 में गोहद सीट पर 55.20% मतदान हुआ था, और 2020 का हम मतदान प्रतिशत देखें तो ये 54.49%, यानी बहुत कम मार्जिन है। तो 2008 में यहाँ से रणवीर जाटव, जो इस समय उपचुनाव में कैंडिडेट थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से और फिर बीजेपी से चुनाव लड़े, वो यहाँ से चुनाव जीते थे। तो अनिल जी, गोहद का समीकरण आपकी नज़र में वोटिंग परसेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखा गया था। हाँ बिल्कुल, वोटिंग कम हुआ है, मेहगांव की अपेक्षा गोहद में कम हुआ है। और इससे जो है आपकी जो बात बिल्कुल सही है कि बसपा भी थोड़ा सा टक्कर में आ रही है, लेकिन मुकाबला सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन बसपा भी है उसमें। अच्छा, ये जो नजरबंद किए गए थे मतदान के दिन तीनों प्रत्याशी, क्या उसकी वजह से वो अपने वोटर्स तक या फिर पोलिंग बूथ का जायजा नहीं ले पाए और समर्थकों के जरिए ही भरोसे रहे, इसीलिए कम मतदान हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं? या फिर यहाँ का ट्रेंड ही है कम मतदान? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 60% तक तो पहुंचा ही नहीं है गोहद का मतदान कभी। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही, गोहद में मतदान कम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अन्य वर्ग है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है आरक्षित होने की वजह से, तो इसलिए मतदान कम होता है। दूसरा, जो आपने तीनों को नजरबंद करने की बात कही है, वो भिंड में जो पोलिंग पे जो उपद्रव होते थे, ये प्रयोग पिछले चुनाव में किया गया, वो सफल हुआ, इसलिए प्रत्याशियों को वो एक जगह बिठा लेते हैं, तो कार्यकर्ता उनके एकदम उत्साहित होकर उपद्रव की ओर नहीं जाते, इसलिए मेरे ख्याल से इन्होंने बिठाया होगा। और पिछले चुनाव में 2018 में भी ये प्रयोग किया था। विजय जी, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, हम बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरे ख्याल से उनसे ये पूछ लेना चाहिए कि मेहगांव गोहद 2 सीटें हैं, 1-2-0, 1-1 या 0-2, कैसे देखते हैं अनिल जी? स्कोर क्या रहने वाला है? स्कोर में एक तो मैं बीजेपी के पक्ष में समझ रहा हूँ, और एक में जो है दोनों का मुकाबला है, ऊपर भी हो सकता है उसमें से। चलिए 10 तारीख का इंतजार करना होगा। अनिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।